चलो ठीक है। अह, सबसे पहले तीन चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की: कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबको पता है, आइटा सबको पता है, अभी मैं उन बेसिक चीजों पे नहीं जा रहा। ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो एक्चुअली में उसका रियल एक्सिस जो होती है, एक्स एक्सिस, उसके अंदर मिरर इमेज होता है। राइट। तो ए प्लस आइटा बी का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? ए माइनस आइटा बी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, उल्टा साइन हो जाता है इमेजिनरी वाले पार्ट का। ठीक है। तो उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से। तो जेड अगर मेरा ए प्लस आइटा बी है तो जेड कंजुगेट जो है वो क्या हो जाएगा? ए माइनस आइटा बी। ठीक है। एंड अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका जो कंजुगेट करके स्टेटमेंट आएगी वो भी ट्रू होगी, ये भी चीज ट्रू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ इसकी पॉइंट्स दे रखे हैं कि अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, जेड और जेड कंजुगेट को ऐड किया, ऑब्वियसली आइटा बी कटेगा तो ट्वाइस ऑफ ए आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिस माइनस दिस करूंगा, ए कटेगा तो ट्वाइस ऑफ टू आइटा बी, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी, मतलब आइटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। बेसिकली ए जो होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, एंड बी जो होता है आइटा के साथ, आइटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी नंबर की मैं बात नहीं कर रहा, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जो आइटा का कोफिशिएंट होता रियल नंबर ही है नाम, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट है। ये समझ में आ रहा है? राइट। अच्छा, इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा? ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, तो ए स्क्र माइनस आइटा बी का स्क्र, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये बन जाएगा। ठीक है। z इंटू जेड कंजुगेट बन जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है। अच्छा, इफ z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो उसका कंजुगेट जो होगा एग्जैक्टली उसका नीचे आके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो सेकंड में है तो उसका थर्ड में आ जाएगा, सेकंड का थर्ड में आ जाएगा, है ना कंजुगेट। बेसिकली मिरर इमेज ना, इधर का इधर आ जाएगा, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, रियल एक्सिस के ऊपर है, उसका कॉन्जुगेट वही रहेगा। राइट। अब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आता है? कौन सा पॉइंट आता है? प्योरली रियल। तो प्योरली रियल का कॉन्जुगेट जो होता है, जैसे 4 + 0 आइटा, इसका कॉन्जुगेट करोगे 4 - 0 आइटा, बट ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो प्योरली रियल का कॉन्जुगेट वही रहता है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज इसने बोली है कि अगर z प्लस जेड कंजुगेट अगर मेरा 0 है, अब इन दोनों को ऐड करके आया क्या था? ट्वाइस ऑफ ए। यानी कि बेसिकली ट्वाइस ऑफ ए जो है ये 0 है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है। तो रियल पार्ट 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। तो अगर z प्लस जेड कंजुगेट 0 जा रहा है, यानी कि कौन सा टाइप का नंबर होगा? z होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है। जैसे z अगर मेरा 4 आइटा है तो z कंजुगेट क्या जाएगा? -4 आइटा। तो दोनों का सम करोगे, z प्लस जेड कंजुगेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। सिर्फ प्योरली इमेजिनरी के केस में ही z प्लस जेड कंजुगेट जो है वो 0 आएगा, अदरवाइज और किसी केस में 0 नहीं आएगा। ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिख रखी है कि इफ z प्लस जेड कंजुगेट इज 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी। ऐसे दोनों का डिफरेंस अगर मेरा 0 आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस क्या आया था? ये चीज 2 आइटा बी। अगर ये 0 हो जाए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो चीज 0 हो जाएगी। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होने का मतलब z जो है वो आ जाएगा a प्लस 0 आइटा, दैट इज सिंपली a आ जाएगा। राइट, विच इज प्योरली रियल। तो z जो है वो मेरा प्योरली रियल बन जाए। ये समझे? राइट। तो अगर दोनों के दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब सॉरी, z का और z कंजुगेट का एडिशन अगर 0 आ रहा है तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा, एंड z का और z कंजुगेट का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो वो प्योरली रियल होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कंजुगेट के रिलेटेड। ठीक है। इसके बाद मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली होता क्या है? ये वही मोड है जो ऑलरेडी तुम नॉर्मल यूज करते आ रहे हो, नॉर्मल मोड। तो z मोड जो है वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र अंडर रूट होगा अगर z मेरा a प्लस आइटा b है। एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर ये मेरा a प्लस आइटा b है, ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और ये बन जाएगा z का मॉड, एंड ये आ जाएगा इसका थीटा। तो ये जो होता है z मॉड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? z मॉड। ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं z मॉड। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। और ये डेफिनेशन बाय द वे हमारी रियल नंबर पे भी जाती है कि कोई भी रियल नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर है उसका मोड करना है तो क्या होगा?
उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज वाई मोड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। इसका ये रीजन है पॉजिटिव आने का। ठीक है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट की है कि जो ओपी है दैट इज जेड मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, अगर जेड हमारा एक्स प्लस आइटा वाई है, राइट। अब आगे उसने क्या बोला है कि जेड मोड फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉजिटिव होगा एंड आइटा का मोड वन आ जाएगा, वो तो चलो ठीक है, क्लियर है। ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैविंग द सेम मॉडुलस लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर एज ओरिजिन एंड जेड आर रेडियस इज इक्वल टू जेड मोड। अब देखो, अगर मान लो वो क्या बोल रहा है कि जेड मोड जो है वो कांस्टेंट है, लेट्स से आर, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे जिन सबका मोड ये होगा, ठीक है, जिनका सबका मोड ये है, तो बेसिकली एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे जिसका सेंटर होगा ओरिजिन एंड ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस, और रेडियस क्या दे रखा हमने, आर, जो जेड मोड की वैल्यू होगी। इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का जो मोड है वो सबका मोड क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो क्या रहेगा, सेम, और वो रहेगा आर। तो बेसिकली अगर जेड मोड हमारा कांस्टेंट है तो क्या बनाएगा वो बनाएगा सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन एंड रेडियस क्या है, जो जेड मोड की वैल्यू है वो। ये समझ में आया? ये लोकस के अंदर चला जाता है। आगे जाके जो हमारा मॉडुलस है, आर्गुमेंट है, ये सारी चीजें लोकस डिफाइन करने के अंदर हेल्प करेंगी। अच्छा, इसके बाद है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है। मान लो ये है जेड एक्स प्लस आइटा वाई या ए प्लस आइटा बी। अब ये जो एंगल होगा इस डायरेक्शन के साथ, इस एंगल को बोलेंगे हम आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट इसका थीटा भी हो सकता है, या फिर थीटा प्लस 2 पाई भी हो सकता है, या थीटा प्लस 4 पाई भी हो सकता है, तो थीटा प्लस 2n पाई, यह आएगा हमारा आर्गुमेंट। अब एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, राइट, वो आर्गुमेंट की वो वैल्यू होती है जो -पाई टू पाई के बीच बीच में लाई करती है। -पाई नॉट इंक्लूडेड, पाई इंक्लूडेड। -180 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच बीच में जो होता है, राइट, जो 11th में हम स्कूल लेवल पे निकालते थे, वो एक्चुअली में आर्गुमेंट नहीं निकालते थे, वो एम्पलीट्यूड निकालते हैं या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते थे। -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच बीच में जो एंगल होता है, और वो आगे 2 पाई के बाद रिपीट नहीं करेगा। यूनिक वैल्यू जो होती है, उस यूनिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इन जनरल एवरीथिंग इज आर्गुमेंट। ये समझ में आया? ये टर्म्स है छोटी छोटी, और कुछ नहीं। अच्छा, बेसिकली देखो, तीन चीजें हैं, तीन चीजें हमारी बराबर होती हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोमा वाई। अब जो एक्स प्लस आइटा वाई है, अगर तुम आइटा को हटा दो और कोमा डाल दो, ये तो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स कोमा वाई चला गया, राइट। अच्छा, या फिर एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये तीनों चीजें हमारी सेम है। ये तीनों चीजें फर्क नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन के अंदर फर्क है और कुछ नहीं। जैसे वो कंप्यूटर साइंस में होता है ना, सी प्लस प्लस जावा, सिंटेक्स में फर्क है और कुछ नहीं। लिखने में तरीके में फर्क है, बाकी ठीक है। डीप उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे या और आगे जाओगे, थोड़ा फर्क आएगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए छोटा सा अगर प्रोग्राम बनाना है तो बाकी सिंटेक्स में फर्क है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। वो उसमें भी बन जाएगा, उसमें भी बन जाएगा, सेम चीज इसके अंदर है, राइट। अच्छा, अब यहां पे एंगल जो है ये डायरेक्शन डिफाइन करने के काम आता है। देखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल चेंज होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो एंगल जो होता है ना, वो उसका डायरेक्शन डिफाइन करने के काम आता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्शन एक्चुअली में है क्या। ये समझे? ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर भी है, और वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एंगल एंड मैग्नीट्यूड। उसके लेंथ क्या है एंड वो लेंथ किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यस, इसके दो पार्ट्स आएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक उसका लेंथ एंड एक उसका एंगल।
तो इसके अंदर लेंथ कौन कौन रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड, उसका मॉडुलस, राइट। एंड उसकी डायरेक्शन कौन डिफाइन करेगा? ये जो हमने डिफाइन किया अभी, दैट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट उसकी डायरेक्शन डिफाइन करेगा कि किस डायरेक्शन में उतनी लेंथ को जाना है। अब ये सोचो कि हमने वेक्टर्स के अंदर भी ये चीज बोली थी कि भैया अगर लेंथ है तो डायरेक्शन पॉइंट आउट करेंगे ना, अगर लेंथ है ही नहीं तो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे? वो कर ही नहीं सकते। इसलिए उसने अगली लाइन में क्या बोला है कि 0 + 0 एटा जो होता है उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, यानी कि उसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। 0 + 0 एटा इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट जो होता है वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, आगे के लिखा उसने, the complex number 0 + 0 eta, the argument is not defined and this is the only complex number which is completely defined by taking in terms of its modulus। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों के अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है। जैसे एक वेक्टर होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के कॉम्बिनेशन से डिफाइन होता है, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी दो चीजों से डिफाइन होता है, एक आर्गुमेंट एंड एक उसका मॉडुलस। लेंथ कितनी है, डायरेक्शन, एंगल कितना है, डायरेक्शन क्या है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 0 + 0 एटा, इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस के बेसिस पे डिफाइन होता है। क्लियर हुआ? इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं की जा सकती। अच्छा, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। पहला तो नॉर्मल तुम्हारा अल्जेब्रिक फॉर्म ही है, कार्टेशियन फॉर्म ले लो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, राइट। क्या बोल रहा है, जैसे इसके अंदर इसको इसी तरीके से यूज किया, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर विच z² + z + 1 इज रियल एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो z कौन से होंगे, ठीक है, जिनके लिए उनका स्केयर करके उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूंगा और +1 करूंगा तो वो क्या आना चाहिए? पहली बात तो पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरा रियल आना चाहिए। तो मैंने z को x प्लस आइटा वाई ले लिया, पुट कर दिया, क्या आ जाएगा? एक्स स्केयर एक्स प्लस आइटा वाई का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस आइटा वाई का स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2 आइटा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आइटा वाई +1। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव एंड रियल। ऑब्वियसली इनइक्वालिटी जो होती है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन नहीं होती। ऑब्वियसली अगर मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया मतलब इधर रियल नंबर ही होगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट अपने को 0 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट? यहां इन दोनों को पकड़ो, तो आइटा वाई कॉमन लिया, क्या बचा? 2x + 1, और इधर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ग्रेटर देन 0। अब या तो केस 1 या तो y0, इमेजिनरी पार्ट 0 किया ना, तो या तो y0, और केस 2 या तो 2x + 1 दैट इज 0, तो x इज इक्वल टू -1/2। अब अगर y0 हुआ तो अब ये जो चीज है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब y को 0 पुट किया तो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमेशा ट्रू होता है क्वाड्रेटिक, याद करो अभी की हमने, ये तो ऑल रियल के लिए होता है, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल। मतलब अगर मेरा y 0 है तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल होगा। अब यार y 0 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0, तो ये प्योरली रियल पे लाई करेगा, और प्योरली रियल पे भी x पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, x जो मर्जी हो सकता है। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इस केस के अंदर? क्या आंसर आया हमारा? एनी प्योरली रियल नंबर। एक आंसर आ गया हमारा, कोई भी प्योरली रियल नंबर अगर इसके अंदर डाला मैंने, राइट, तो यस ये एक पॉजिटिव आएगा, दो ऊपर से रियल होगा। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा, अगर एक्स मेरा -½ हुआ, अब ध्यान से देखो, अगर इसको, ये तो 0 हो गया, अब ये चीज ग्रेटर देन 0 नहीं चाहिए, तो क्या आ गया? एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। एक्स को -½ पुट करो, क्या जाएगा? माइनस वाई स्केयर -½ प्लस 1 दैट इज +½ एंड -½ का स्केयर 1/4, तो ग्रेटर देन 0, तो वाई स्केयर लेस देन, ये उधर जाके वाई स्केयर लेस देन क्या हो जाएगा? 3/4। यही आ रहा है, चेक कर लो जरा। 3/4, राइट। तो y का मॉड इज लेस देन √3/2, यानी कि y होगा हमारा -√3/2 से लेके √3/2, राइट। तो बेसिकली अब ये क्या आएगा, देखो -½ अगर है
तो y की वैल्यू कहां से कहां तक है, √3/2 से लेके -√3/2 से लेके यहां से लेके √3/2। √3/2 कितना होगा, 1.732 डिवाइडेड बाय 2। हाँ ठीक है, पॉइंट समथिंग होगा। यहां से लेके यहां तक ये आएगा सारा का सारा। तो या तो ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सारे के सारे, जिनका x क्या है, रियल पार्ट क्या, -1/2, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या जा रहा है, -√3 से लेकर √3, कुछ भी हो सकता है, या फिर एनी प्योरली रियल नंबर। तो ये दो आंसर है इसके। ये क्लियर हुआ, अटेम्प्ट कैसे किया समझ में आया, सिंपल ही है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। राइट, x प्लस आइटा वाई लिया, रियल पार्ट अलग किया, इमेजिनरी पार्ट अलग किया, इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए तभी जाके इनइक्वालिटी बनेगी हमारी, प्लस तभी जाके वो अपना प्योरली रियल एंड पॉजिटिव जाएगा। तो इसको जीरो करके दो केसेस बने, या तो y जीरो या तो x हो जाए, 2x + 1 = 0, और x हो जाएगा अपना -1/2। राइट, अब ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पहला y जीरो है, तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, y को जीरो पुट करके ये तो ओनली रियल आ गया, मतलब y जीरो होना चाहिए, x कुछ भी हो सकता है, यानी कि प्योरली रियल नंबर आ गया। और अगर x मेरा -1/2 आ रहा है, x -1/2 पुट करके आ जाएगा y -√3/2 से लेके √3/2, मतलब ये वाली पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट। दैट्स इट, क्लियर है, श्योर। चलो, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकालना बहुत इजी है, कि अगर ये r है, ये x है, ये y है, एंड ये थीटा है, तो x/r क्या जाएगा अपना, cos थीटा, तो x क्या चला गया, r cos थीटा। सिमिलरली y/r क्या जाएगा अपना, sin थीटा, तो y क्या चला जाएगा, r sin थीटा। तो अपना x प्लस आइटा y क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। तो r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, दैट इज x प्लस आइटा y। और r सिस थीटा, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा का हम क्या करते हैं, सी आई एस, सिस थीटा की तरफ टर्म्स में हम लिख देते हैं इसको। तो ये जाता है सिस थीटा, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है लिखने का। ठीक है, तो ये चला जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोल लो या पोलर फॉर्म बोल लो। ठीक है, तो z जो x प्लस आइटा y है, यही हमारा r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, या फिर r सिस थीटा चला जाएगा। तो इसके बारे में देखो जरा थोड़ी चीजें। अगले पेज पे जाना जरा, मैं एक चीज बताता हूँ। थर्ड पेज पे ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पहले। राइट, क्या लिख रखा है, सिस थीटा दैट इज कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n जो होता है, वो n आगे आ जाता है थीटा के अंदर, वो सिर्फ n थीटा बन जाएगा, बेसिकली कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, वेयर n इज एनी क्यू, क्यू का मतलब रैशनल नंबर। तो अगर ये चीज है, ये चीज ट्रू होगी, ये काफी हद तक अभी जो हम करेंगे सिस थीटा के अंदर ये यूज होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट यही चीज है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले जो सिस थीटा है हमारा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, इसका ये समझो कि इसका मॉडुलस होता है 1। ठीक है, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अंडर द रूट, वो तो 1 हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस हमेशा 1 जाएगा। राइट, और यहां से तुम्हें ये चीज पता चल जानी चाहिए कि अगर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और कॉस थीटा कोमा साइन थीटा, ऐसा पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिया है, राइट, या फिर ये लिया है, तो इसका मॉडुलस हमेशा 1 है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, हमेशा 1, यानी कि एक्चुअली में ये यूनिट सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, और सिमिलरली अगर मैंने आर के साथ लिया, जैसे ये वाला लिया, तो आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा, तो यहां से ये देख के पता चल जाना चाहिए कि आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा जो होगा, राइट, ये एक ऐसे सर्कल के ऊपर जाएगा पॉइंट जिसका रेडियस क्या है, आर, और डिस्टेंस अपना सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन। ये समझ में आया, राइट। तो इसका मॉडुलस क्या चला गया अपना, 1। मॉडुलस यूनिमॉडुलर होता है। ठीक है, यूनिट आएगा इसका मॉडुलस। ठीक है, अब हमने सिर्फ थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ थीटा 2 किया। ठीक है, दो सिर्फ को मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, देखो, कॉस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, क्या जाएगा,
cos theta 1 cos theta 2, आइटा sin theta 1 आइटा sin theta 2, आइटा आइटा माइनस, तो माइनस sin theta 1 sin theta 2 प्लस आइटा sin theta 1 cos theta 2, तो आइटा कॉमन sin theta 1 cos theta 2 प्लस sin theta 2 cos theta 1, इसके अंदर ही माइनस आएगा, इसके अंदर प्लस ही रहेगा। इसके अंदर सिर्फ माइनस आएगा जब आइटा आइटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आइटा स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये क्या बन गया मेरा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये बन गया सिर्फ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अगर मैंने दो सिस को मल्टीप्लाई किया तो उनके एंगल ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने दो सिस को डिवाइड किया तो उनके एंगल सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर का माइनस डिनोमिनेटर का हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? श्योर। तो इसी तरीके से देखो कि सिस अल्फा 1 सिस अल्फा 2 एंड सो ऑन टिल सिस अल्फा n है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे एंगल ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा सिस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस ऑन टिल अल्फा n। अब एक काम करो, सारे के सारे अल्फा को सेम पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा ये बन जाएगा सिस अल्फा की पावर n, सिस अल्फा सिस अल्फा सिस अल्फा सारे के सारे n टाइम, तो सिस अल्फा की पावर n हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा सिस n अल्फा, ये हो जाएगा। तो ये डी मोरवेस थ्योरम लिख रखी है। ये समझ में आया कि जो पावर वाला n होता है वो आगे आके एंगल के साथ लग जाएगा, तो मतलब cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 2 है, तो ये cos 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा के बराबर होगा। ये समझ में आया? पक्का क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, चलो अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं सिस वाले, तो ऐसा देखो सिस थीटा 1 डिवाइडेड बाय सिस थीटा 2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं सिस थीटा 1 माइनस सिस थीटा 2, और मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 की पावर -1, इसको ऊपर लेके आऊंगा तो पावर -1 आ जाएगा, और ये जो पावर -1 है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर एंगल के, राइट। तो ये क्या बन जाएगा सिस थीटा 1 इंटू सिस माइनस थीटा 2। अब तो भैया ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंगल ऐड हो जाएंगे, एंगल ऐड होके क्या आ जाएगा सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बनेगा भाई डिवाइड के अंदर, कि या तो डायरेक्टली सेपरेट कर लो या तो इस तरीके से कर लो, बनेगा वही चीज। तो वही चीज इधर हमने लिख रखी है कि इसके अंदर पोलर फॉर्म के अंदर सिस अल्फा इंटू सिस बीटा दैट इज सिस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, सिस अल्फा इंटू सिस माइनस बीटा दैट इज सिस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये वही डिवाइड वाला केस आ गया। एंड 1 बाय सिस अल्फा जो होगा वो सिस ऑफ माइनस अल्फा हो जाएगा, पावर -1 आने के बाद पावर जो है वो आगे अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होके सिस माइनस अल्फा आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो जो हमारा सिस अल्फा होता है या सिस थीटा होता है, ठीक है, यही हमारा ई की पावर आइटा थीटा के बराबर होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z हमारा x प्लस आइटा y दैट इज r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी कि r सिस थीटा। तो ये सिस थीटा की जगह मैं e की पावर आइटा थीटा लिख के r e की पावर आइटा थीटा लिख सकता हूं। एंड ये एक चीज ऐसी है जो हमें साइन की सीरीज एंड कोस की सीरीज को निकालने में या याद करने में थोड़ी सी हेल्प करती है। ठीक है, कैसे? उसके लिए मेरे को e की पावर x की सीरीज जो है ना वो याद होनी चाहिए। तो e की पावर x की जो सीरीज होती है वो x की पावर 0/0 फैक्टोरियल
एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होते हैं टिल इन्फिनिटी। अब यहीं पे हमें क्या चाहिए, ई की पावर आइटा थीटा या ई की पावर आइटा एक्स। तो जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या पुट कर दिया मैंने, आइटा एक्स। तो क्या बन जाएगा, ई की पावर आइटा एक्स दैट इज इक्वल टू आइटा एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, हर एक एक्स की जगह आइटा एक्स, आइटा एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, आइटा एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, आइटा एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो ये तो हमारा क्या जाएगा, cos थीटा प्लस आइटा, या एक्स ले लो cos एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो इसके रियल पार्ट दैट इज cos एक्स के बराबर आएगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो sin एक्स के बराबर आएगा। अब रियल पार्ट आ क्या रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखो, एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, नीचे 0 फैक्टोरियल 1, तो ये आ गया 1, तो cos एक्स आ गया 1। इधर आइटा का स्क्वायर -1 चला जाएगा तो माइनस x² बाई 2 फैक्टोरियल। अब जो पावर 4 वाला आएगा उसके अंदर आइटा की पावर 4 आएगा, आइटा की पावर 4 1 हो गया, तो प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। सिमिलरली आगे माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 8/8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चला जाएगा। तो ये हमारी cos एक्स की सीरीज आ गई, जिसके अंदर एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8 आता है, और साथ में जो पावर है, मतलब ओड वाली आए, सॉरी अपनी इवन वाली आएंगी, और वही चीज आगे प्लस माइनस टॉगल होता रहता है, राइट। सिमिलरली साइन एक्स क्या आएगा, अपना इमेजिनरी पार्ट, इधर से आइटा का क्वेश्चन निकाल लो, तो आइटा का क्वेश्चन क्या जाएगा, x/1 फैक्टोरियल, आगे इधर आइटा क्यूब माइनस हो जाएगा तो माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो। तो ये हमारी साइन एक्स की सीरीज आ गई। तो cos एक्स की सीरीज एंड साइन एक्स की सीरीज को निकालने में ये हमारा हेल्प करता है, ठीक है। जो e की पावर x की सीरीज है ये डिफाइंड है, ये हमने खुद डिफाइन किया बाय द वे, e की पावर x की सीरीज, और यहीं से x को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है 2.71 वो आ जाएगी हमारी। ये क्लियर हुआ। चलो अब देखो जरा, e की पावर आइटा x अगर हमारा cos x प्लस आइटा sin x है, तो e की पावर माइनस आइटा x क्या होगा, cos x, x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा ना, इसका नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, इसका बाहर आ जाएगा, माइनस आइटा sin x, दोनों को ऐड करो जरा, तो क्या आ जाएगा 2 cos x, ये गया, और इधर आ जाएगा e की पावर आइटा x प्लस e की पावर डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये cos x की वैल्यू आ गई। अब यहीं पे x की जगह आइटा x पुट कर दो, ठीक है, क्या चला जाएगा, cos आइटा x दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा आइटा स्क्वायर, तो -1 हो जाएगा, तो e की पावर माइनस एक्स, और इधर बन जाएगा प्लस, तो प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा होता है cos आइटा x, और इसी को हम cos hx बोलते हैं, cos हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। लेकिन होता ये क्या है, प्योरली रियल, होता है प्योरली रियल, ये समझ में आया। सिमिलरली इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिस माइनस दिस, तो e की पावर आइटा x माइनस e की पावर माइनस आइटा x दैट इज ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, आइटा साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए डिवाइडेड बाय 2 आइटा हमने ये कर दिया, तो ये आ जाता है हमारा साइन एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ e की पावर आइटा एक्स, एंड यहीं पे साइन आइटा एक्स कर दिया x की जगह, तो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 आइटा, और ये बन जाएगा हमारा साइन एच एक्स, जिसको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं। कई कई बार यूज होता है, एक आधी बार देखा गया साइन एच एक्स एंड कोस एच एक्स यूज होते हैं, इसके अलावा कभी नहीं देखा गया, ठीक है। पर हाँ, निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है।
अरे अगले वाला क्यों कम कर दिया? चलाओ तेज करो। देखो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला देखो, ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि z प्लस जेड कंजुगेट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है, राइट। एंड उन्हीं का डिफरेंस जो होता है वो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ट्वाइस आइटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, राइट। ये तो क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, अब आगे z कंजुगेट अगर हमारा x, z अगर हमारा x प्लस आइटा y है, तो z कंजुगेट क्या जाएगा? x माइनस आइटा y। एंड फिर से कंजुगेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस आइटा y। यानी कि वापस क्या बन जाएगा? z। तो z कंजुगेट का कंजुगेट क्या हो जाएगा? वापस z आ जाएगा। सिमिलरली आगे हमने क्या लिख रखा है? एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लीकेशन पे, डिवीजन पे, ये कंजुगेट जो है ये अलग अलग हो जाएगा, राइट। एडिशन पे अलग अलग हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन पे अलग अलग हो जाएगा, डिवीजन पे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है हमारी मॉडुलस वाली। मॉडुलस के अंदर क्या बोल रहा है ये? सबसे पहला, z का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होगा वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, या तो जीरो हो जाएगा, यानी कि पॉइंट इज ओरिजिन इटसेल्फ, या फिर कोई भी और पॉइंट लोगे उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या आएगा? कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जाएगा, राइट। इक्वल टू जीरो वाला याद रखना, सिर्फ एक ही केस है, क्या? ओरिजिन, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है। आगे आ, अच्छा, जो हमारा z है, ध्यान से देखना, x प्लस आइटा y, ये आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट, दैट इज z का मोड। अब एक चीज ध्यान से चेक करो, जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज होता है वो उसकी दोनों साइड से, बाकी दोनों साइड से बड़ा होगा ना। यानी कि ये मैं बोल सकता हूं ना कि जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज z mod इज ग्रेटर देन x, एंड z mod इज ग्रेटर देन y। और x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, एंड ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मैं ये बोल सकता हूं कि z का मोड जो है वो रियल पार्ट ऑफ z से बड़ा है, एंड z का मोड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से बड़ा है। वही चीज आगे लिख रखी है हमने कि z का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू मतलब वो स्पेशल केस बन जाएगा, है ना, 90 डिग्री वाला एंड 0 डिग्री वाला। तो z मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, एंड z मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये क्लियर हुआ? ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली समझ पा रहे हो ये? ठीक है ना? हाँ जी। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्स हो गया रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया उसका जेड मोड। अब जो हाइपोटेन्यूज जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का वो बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है ना, राइट। अब स्पेशल केस, अब जैसे इसको ऊपर की तरफ करता था तो क्या हो रहा है? बेस कम होता जा रहा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो और जो परपेंडिकुलर है इसका वो मर्ज होने की कोशिश हो रही है, एक्जैक्टली 90 डिग्री पे वो मर्ज हो जाएगा। यानी कि एक्जैक्टली 90 डिग्री पे हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि जेड का मोड एंड वाई इक्वल हो जाएगा। मतलब एक स्पेशल केस 90 डिग्री वाले केस में ये बराबर हो सकता है। एंड ऐसे अगर नीचे की तरफ आता गया, जो हाइपोटेन्यूज है और जो बेस है ये मर्ज होने की कोशिश करेंगे, यानी कि 0 डिग्री पे अगेन स्पेशल केस में जो हमारा एक्स है और जो जेड मोड है वो बराबर हो जाएगा। तो इन जनरल ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल टू स्पेशल केस में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस से हमेशा बड़ा होगा, जो उसके बराबर होगा स्पेशल केस में। जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा स्पेशल केस में। तो ये चीज हमने बोली। और परपेंडिकुलर और जो बेस है वो तो हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही है, तो इसलिए उसके साथ हमने डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया, राइट। तो इसलिए ये चीज बोल रहा है, राइट। अच्छा, इसके बाद इसने क्या बोला है कि देखो, अगर ये z है तो इसका कॉन्जुगेट z मॉड, सॉरी z कंजुगेट, एंड एग्जैक्टली इसका उल्टा लिया तो क्या आ जाएगा? माइनस जेड। एंड एग्जैक्टली इसका उल्टा लिया तो क्या आ जाएगा? माइनस जेड कंजुगेट। ये सारे के सारे सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि इनका मोड क्या होगा? सेम। वही अगला पॉइंट लिख रखा है कि z का मोड, z के कंजुगेट का मोड, माइनस जेड का मोड, एंड इसके साथ माइनस जेड कंजुगेट का मोड भी जोड़ सकते हो। ये चारों के चारों बराबर होंगे, क्योंकि इनका, इनसे होता क्या है, ये सब ऑपरेशन करने से होता क्या है, जो इनका एक्स एंड वाई है वो बस साइन चेंज करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना? कंजुगेट करने से क्या होगा? माइनस आइटा वाई हो जाएगा, एक्स तो वही रहेगा, लेकिन मॉडुलस जब मैं निकालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो वाई का स्क्वायर चाहे वाई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगेन इसका नेगेटिव कर लिया
तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई बन जाएगा। अगेन स्केयरिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर एक्स माइनस आइटा वाई था, उसका नेगेटिव कर दिया तो माइनस एक्स प्लस आइटा वाई चला जाएगा, लेकिन अगेन स्केयरिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर द रूट वाली चीज सेम ही आएगी, यानी कि जेड मोड सबका सेम ही आएगा। प्लस माइनस करने से फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस आइटा वाई, इसका मोड हमेशा हमारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट ही रहेगा, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, इसके बाद क्या बोले, z इंटू जेड कंजुगेट इज जेड मोड का स्क्वायर। अब अभी हमने देखा था z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमारा जेड मोड का स्क्वायर होता है, क्योंकि जेड मोड हमारा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जेड मोड का स्क्वायर। तो z इंटू जेड कंजुगेट जो है, ये हमारा जेड मोड का स्क्वायर जाएगा, याद रखना। ये काफी बार यूज होता है, काफी बार यूज होता है। ठीक है, z इंटू जेड कंजुगेट जो है हमारा जेड मोड का स्क्वायर जाएगा। राइट, इन केस अगर मेरे को जेड मोड अगर मान दे रखा है, ठीक है, इसका स्केयरिंग करो, क्या आ जाएगा, जेड मोड का स्क्वायर इज 1। अब जेड मोड का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड इंटू जेड कंजुगेट, ये 1 आ गया। तो जेड को मैं 1 बाय जेड कंजुगेट, या जेड कंजुगेट को मैं 1 बाय जेड लिख सकता हूँ, याद रखना। इस तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और ये आई कहां से सारी की सारी, यहां से, अगर जेड मोड मेरे को मान दे रखा है यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये क्लियर हुआ? ठीक है ना, ये इस तरीके से मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आगे वही चीज, इनफैक्ट अगला पॉइंट वही आ गया। ठीक है, इफ जेड मोड इज 1 देन जेड इज इक्वल टू 1 बाय जेड कंजुगेट होगा। ये क्लियर हुआ ना? राइट। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के अंदर मोड जो होता है वो ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा। राइट, अगर हमारे पास z1 बाय z2 का मोड है, तो ये z1 का मोड डिवाइडेड बाय z2 का मोड अलग अलग हो जाएगा। एंड अगर z1 इंटू z2 का मोड है, तो ये क्या हो जाएगा, z1 का मोड इंटू z2 का मोड हो जाएगा। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ये चीज नहीं होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे इनफैक्ट हमारा अगला पॉइंट बन के आएगा। ठीक है, दैट इज हमारी इनइक्वालिटी बन के आएगी, जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं जनरली। क्या चीज है, ध्यान से देखना। देखो, ये अगर z1 है, ठीक है, एंड ये अगर z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z1 z2, राइट। अच्छा, अब मैंने यहां पे पैरेललोग्राम बनाया, राइट। अब ये क्या होगा, z1 प्लस z2, वेक्टर, यहां पर भी वेक्टर लॉ ऑफ अपना जो एडिशन वाला जो है वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो चलेगा, क्योंकि ये वेक्टर ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, इसका मतलब ये है, ये चीज कहने का, वेक्टर के अकॉर्डिंगली सोचने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें पैरेललोग्राम का ये वाला पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, और ये वाला पॉइंट पूछा जा रहा है, तो ये वाला वेक्टर निकालो कैसे, हेड माइनस टेल करके। ये वाला वेक्टर निकालो कैसे, हेड माइनस टेल करके। एंड ये वाला वेक्टर जो होगा, मान लो ये z है, तो z माइनस दिस करके ये वाला वेक्टर है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो वहां से ये वाला पॉइंट निकल आ सकता है। राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल सकते हो क्या, कि इन दोनों का मिड पॉइंट एंड इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, वहां से भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्या चीज, देखो अगर ऐसा है, z1 z2 z3 z4, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z3 माइनस z1। अब इन दोनों का जो सम होगा, राइट, ये दोनों वेक्टर का, ये वाला वेक्टर आएगा, दैट इज z3 माइनस z1। तो देखो, हाँ, सॉरी, ये z4 आएगा, z4 माइनस z1। अब माइनस z1 कटा, ठीक है, तो z4 की वैल्यू क्या आई, z2 प्लस z3 माइनस z1। ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब अगर मैं मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट एंड इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट। तो इसका जो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट सेम होगा, क्या आ जाएगा, z4 प्लस z1 बाई टू, दैट वुड बी इक्वल टू z2 प्लस z3 बाई टू। ये कटा, यहां से z4 क्या आ रहा है, इसको उधर ले जाओ, z2 प्लस z3
माइनस Z1, तो देखो इधर से भी सेम आ रहा है, वो सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ आया ना? तो यस, ये वेक्टर वाली चीजें भी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चीजें भी हम इधर यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड है। राइट, अब इधर देखो जरा, अगर ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z1 प्लस Z2 आ गया, अब देखो ये Z1 का मोड चला जाएगा, ये लेंथ, लेंथ की बात कर रहा हूं, राइट। ऐसे ही इसकी लेंथ ये चली जाएगी और इसकी लेंथ क्या जाएगी, इस पूरी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है Z1 प्लस Z2 करके उसका मोड, ये चला जाएगा। अब देखो पैरेललोग्राम है भैया, ये Z2 का मोड है तो ये भी तो Z2 का मोड होगा, राइट। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो जरा, ट्रायंगल की याद है इनइक्वालिटी होती है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, तो भैया Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड। अब इसका मतलब ये है कि मैं एडिशन के अंदर मोड को डायरेक्टली अलग अलग नहीं कर सकता, एडिशन के अंदर मैं मोड को डायरेक्टली अलग अलग नहीं कर सकता, ये समझ में आया? राइट, अच्छा। सिमिलरली मैं नेगेटिव में भी बोल सकता हूं, अब ध्यान से देखो ये चीज, अब ये वाला वेक्टर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस होता है, याद है पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल अगर दोनों का सम होता है तो दूसरा डायगोनल दोनों का डिफरेंस होता है, हेड माइनस टेल कर लो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा Z1 माइनस Z2 और इसकी लेंथ आ जाएगी Z1 माइनस Z2 का मॉड, राइट। ये समझ में आया? राइट, राइट, अच्छा। अब अगेन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, तो मैं इसके अंदर भी क्या बोल सकता हूं कि Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड, फर्क नहीं पड़ता प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड। कौन सा ट्रायंगल लेना उसके अकॉर्डिंगली चूज हो रहा है, बट हाँ ये इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड है। अच्छा, ये चीज इक्वालिटी कब कब बनेगी, राइट? ये चीज जो है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी इक्वालिटी कब बनती है, जब वो ट्रायंगल नहीं होता, जब दो साइड्स मिलके तीसरी साइड बन जाती है, इस तरीके से। ये ऐसे है ना, ये धीरे धीरे करके नीचे आता गया, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू जब तीसरी साइड हो जाएगी तब जाके ये इक्वालिटी बनेगी, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स जो वर्टिसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। जब तीनों के तीनों मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये तीनों वर्टिसेस जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे, इन दैट केस इक्वालिटी आएगी, राइट। इधर भी वही चीज है, राइट। इक्वालिटी कब आएगी, जब Z1 एंड Z2 का सम एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगा, ये समझ में आया? यार इन दैट केस एंगल बिटवीन Z1 Z2 क्या होगा, 0 डिग्री। इन दैट केस एंगल बिटवीन Z1 Z2 0, तो इसकी इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, जब Z1 Z2 के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। ये समझ में आया? श्योर? ठीक है, ठीक है, अच्छा। अब डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, ये भी होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दो होती है ना, एडिशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, राइट। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस करो, क्या आ जाएगा, राइट। एंड क्योंकि मैग्नीट्यूड की मतलब पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है तो इसका मोड भी कर लो, क्योंकि पॉजिटिव चीज की बात हो रही है। सिमिलरली इधर भी मैं बोल सकता हूं, तो ओवरऑल मेरा क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल मेरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी बन जाएगी, Z1 प्लस Z2 का मॉड, Z1 mod plus Z2 mod is greater than equal to Z1 plus minus Z2 का mod is greater than equal to Z1 minus Z1 mod minus Z2 mod का total mod, right? Sum of two sides is greater than equal to third side and difference of two sides, absolute value of the difference of two sides is less than the third side. ये क्लियर हुआ? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भैया ये चीज हमारी अलग अलग नहीं होती, मॉडुलस जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग नहीं होता, ये चीज क्लियर हुई? पक्का एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है ये फॉलो करेगा, ये क्लियर है? श्योर? चलो, तो ये था हमारा ये वाला ना ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हमने लिख रखा है, ठीक है। इसके अंदर बीच में प्लस माइनस डाल दो, जो Z1 प्लस Z2 का टोटल का मोड लिख रखा है वहां पे माइनस वाली चीज भी चलेगी। अच्छा, इसके पहले जो लिख रखा है Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर,
ये चीज क्या लिख रखी है, देखो z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब यार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, उसको उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, राइट। तो z इंटू जेड कंजुगेट जो z मोड का स्क्वायर होता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्क्वायर क्या होगा, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। वही इधर करेंगे कि z1 प्लस z2 को मैंने मल्टीप्लाई किया z1 प्लस z2 के कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। सिमिलरली इधर आ जाएगा z1 माइनस z2 को मल्टीप्लाई करेंगे z1 माइनस z2 के कॉन्जुगेट से, तो क्या बन जाएगा, नहीं समझे, ये पूरा z है, तो z के मोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z इंटू जेड कंजुगेट, तो z इंटू जेड कंजुगेट, z इंटू जेड कंजुगेट, अब समझे, राइट। अब देखो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, z1 इंटू z1 का कंजुगेट, तो हो जाएगा z1 के मोड का स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस z1 इंटू z2 कंजुगेट, दिस इंटू दिस z2 इंटू z1 कंजुगेट एंड दिस इंटू दिस दैट इज z2 के मोड का स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस z1 के मोड का स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस z2 z1 z2 कंजुगेट इंटू z1, दिस इंटू दिस माइनस z2 इंटू z1 कंजुगेट एंड इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z2 इंटू z2 कंजुगेट आ जाएगा z2 के मोड का स्क्वायर। अब देखो ये कटा, अब इसका ट्वाइस हो जाएगा इसका ट्वाइस, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ z1 के मोड का स्क्वायर प्लस z2 के मोड, और वही चीज लिख रखी होगा, राइट। z1 प्लस z2 के मोड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मोड का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ z1 का मोड का स्क्वायर प्लस z2 के मोड का स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट में लिख लो, इसको कटा कैसे प्रूव कैसे करना है, ये वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी से प्रूव होगा ये। इसके बाद हमारे एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, राइट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंगल क्या हो जाता है उनका, एड। अभी हमने देखा सिस का, सिस थीटा वन इंटू सिस थीटा टू, सिस क्या हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू, तो मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाता है, डिवाइड करने पे सब्ट्रैक्ट, वही चीज इधर आ रही है। एम्पलीट्यूड ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे दोनों का एंगल ऐड हो जाएगा। और ये 2 के पाई क्यों आ रहा है, ताकि एम्पलीट्यूड को हम माइनस 180 से 180 के बीच में ला सकें, अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसको वापस हम ला सकें, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर z1 का एम्पलीट्यूड, मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं याद रखना, मान लो 120 डिग्री है एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z2 लेट से 90 डिग्री है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 क्या चला जाएगा, दोनों को ऐड करके, सॉरी z1 मल्टीप्लाई बाय z2, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा इनका एम्पलीट्यूड 200, लेकिन 210 तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस 180 से 180 होता है, राइट। तो 210 कहां पे जाएगा अपना, यहां पे, तो इसका ये वाला एंगल लेके जाएंगे, इसका ये वाला एंगल लेके, तो इसका एम्पलीट्यूड 210 नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस 150 डिग्री। अब ये माइनस 150 डिग्री कैसे पता चलेगा, आएगा हर बार थोड़ा ना बना बना के देखेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने साथ में लगा दिया 2k पाई। अब के इस तरीके से चूज करेंगे सच दैट ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये माइनस 180 से 180 के बीच में आ जाए, तो के को चूज किया मैंने -1, के को, और के की एक ही वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, मतलब एक ही वैल्यू के लिए ये लाई करेगा, ऐसा नहीं कि के की रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये माइनस 180 टू 180 के बीच में लाई करेगा। अब -1 लो क्या आ जाएगा, 210 माइनस 360 डिग्री क्या आ गया -1 आ गया इसका एम्पलीट्यूड। अब के की कोई और वैल्यू लोगे ये कभी भी -180 टू 180 के बीच में आएगा ही नहीं, इसलिए 2k पाई, यहां पे जितने भी 2k पाई ऐड किए हैं ध्यान से चेक करो, हर प्रॉपर्टी के साथ लास्ट में 2k पाई ऐड किया हो गया, 2k पाई ऐड ही इसलिए किया गया है ताकि k की पर्टिकुलर वैल्यू चूज करके अगर वो -180 टू 180 के बीच में नहीं आ रहा तो k की वैल्यू चूज करने के बाद उसको -180 से 180 के बीच में लाया जाए। ये समझ में आया एग्जांपल, पक्का ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, यस यस ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा सिमिलरली डिवाइड करने पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर n करने पे n टाइम्स हो जाएगा एंगल इसका। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने लिख रखी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख रखा है राइट, अच्छा आगे ध्यान से पढ़ो जरा, ये थर्ड वाली के अंदर, वेयर प्रॉपर वैल्यू ऑफ k मस्ट बी चूजन सो दैट राइट हैंड साइड लाइज इन -180 टू 180। ये चीज मैंने बोली तुम्हें कि k की ऐसी वैल्यू चूज करनी है तुम्हें
जिसके कारण राइट हैंड साइड वाली जो चीज आ रही है वो हमेशा हमारी -180 टू 180 प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बीच, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उसके बीच बीच में लाई करे। क्लियर है ये चीज? राइट। अच्छा, ये आगे नोट में क्या लिख रखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड कंजुगेट। ध्यान से देखना इधर, ये डायग्राम से भी तुम कर सकते हो। अगर ये जेड है, इसका एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखो, जो जेड कंजुगेट होगा उसका एंगल क्या आएगा? माइनस थीटा। राइट। एंड इसका नेगेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा इधर, दैट इज माइनस जेड कंजुगेट। तो इसका एंगल क्या आ जाएगा? ये थीटा, तो ये थीटा जाएगा और ये जाएगा पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कंजुगेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? पाई। वही चीज इधर लिख रखी है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कंजुगेट जो होगा, इन दोनों का सम क्या जाएगा? पाई। ये समझे? पक्का? कंफर्टेबल? ठीक है। वेक्टर वाला रिप्रेजेंटेशन तो क्लियर है? राइट। इसका आगे जो लिख रखा है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ई की पावर एटा थीटा, इसको एक बार समझ लो। ठीक है। ये जनरली जो इसके आगे 2-3 पॉइंट लिख रखे हैं ना, ठीक है, ये रोटेशन थ्योरम के हैं। ठीक है, रोटेशन थ्योरम समझ लो क्या चीज है। मान लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, x प्लस आइटा वाई, दैट इज r सिस थीटा या r ई की बार आइटा थीटा। सारी फॉर्म लिख दी। ठीक है, कार्टेशियन, पोलर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये चीज है। राइट। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, z को मल्टीप्लाई किया सिस अल्फा के साथ, यानी कि z को किससे मल्टीप्लाई किया? ई की बार आइटा अल्फा के साथ। अब z की जो वैल्यू है वो पुट की मैंने। अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं z की, तो r सिस थीटा इंटू सिस अल्फा, और इधर अगर मैंने वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा आर ई की बार आइटा थीटा इंटू ई की बार आइटा अल्फा। तो ये बन जाएगा आर ई की बार, दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, एंगल ऐड हो जाएगा, तो आइटा कॉमन आके थीटा प्लस अल्फा, और इधर आ जाएगा आर, दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, एंगल ऐड हो जाएगा, सिस थीटा प्लस अल्फा। यार इससे हुआ क्या? इससे हमारा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसका आर तो सेम है, मॉडुलस सेम है, लेकिन एंगल क्या हो गया? अल्फा से ऐड हो गया, अल्फा एंगल ऐड हो गया। ये समझे? अब अल्फा एंगल ऐड होने का मतलब क्या है? अल्फा एंगल ऐड होने का मतलब क्या है कि वो एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा, मॉडुलस सेम रहेगा। तो मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ई की पावर आइटा अल्फा के साथ या फिर सिस अल्फा के साथ, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अबाउट ओरिजिन अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा, और ये पॉइंट मेरा बन जाएगा z इंटू सिस अल्फा। ये बन जाएगा। तो रोटेट करने के लिए अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के अबाउट रोटेट करना है अल्फा एंगल से, तो उसको सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, अपने आप वो अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब मेरे को ये बताओ, आइटा का एंगल क्या होता है? पाई बाय 2, 90 डिग्री। आइटा का एंगल आर्गुमेंट क्या होता है? 90 डिग्री। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, 2 + 3 आइटा, इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, -3 2 आइटा। तो ये जो जाएगा वो क्या जाएगा? इसको 90 डिग्री रोटेट करके जो आएगा पॉइंट
ये आएगा। 45 डिग्री से रोटेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिर्फ 45 डिग्री, cos 45 प्लस आइटा sin 45, दैट इज 1/√2 प्लस आइटा 1/√2, और 1 प्लस आइटा बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 डिग्री घूम जाएगा। 60 डिग्री से घुमाना है तो सिर्फ 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। 120 डिग्री से घुमाना है, सिर्फ 120 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। जिस भी एंगल से घुमाना है उसको उतने सिर्फ दैट एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर घूम जाएगा। इससे मॉडुलस चेंज नहीं करेगा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम? सिस। और सिस का मॉडुलस क्या होता है? 1। तो यानी कि मॉडुलस में फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली क्या होता है, ऐसा देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया R1 सिस थीटा 1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया R2 सिस थीटा 2। क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 और सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब दोनों के मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंगल ऐड हो जाएंगे। लेकिन सोचो अगर मैंने जिससे मल्टीप्लाई करो उसका R2 ही 1 है तो ये क्या रहेगा? ये R1 ही रहेगा, मतलब मॉडुलस चेंज नहीं होगा। तो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी आर मेकिंग श्योर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस, और सिस का मॉडुलस क्या होता है? 1। यानी कि सिस से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे उसका मॉडुलस नहीं चेंज करेगा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम रहेगा, राइट। तो बेसिकली एक सर्कल है, उसी सर्कल के ऊपर अल्फा एंगल रोटेट कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, राइट। जिस भी एंगल के सिस से मल्टीप्लाई करोगे उससे रोटेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, तो आइटा से मल्टीप्लाई करने पे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करने पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अच्छा, -1 से मल्टीप्लाई करने पे -1 होता है 180 डिग्री, मॉडुलस उसका 1 ही है तो ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इसलिए याद करो अभी मैं जो बना रहा था इधर कि अगर ये z है तो ये क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि भैया 180 डिग्री रोटेट हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए हो रहा था। ये समझ में आ रहा है? पक्का? राइट। तो ये स्टैंडर्ड है हमारे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ओमेगा, इसका एंगल 120 डिग्री होता है। यूनिमॉडुलर होता है, मॉडुलस इसका 1 होता है, एंगल 120 डिग्री होता है। तो इसके मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 120 डिग्री हमारा रोटेट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे जाके ये बताऊंगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब आएगा उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी आएगी कि इसका एंगल वगैरह क्या होता है, याद रखना। ये क्लियर हुआ? कंफर्टेबल? राइट। अच्छा यार, ये तो हो गया रोटेशन अबाउट ओरिजिन। मान लो हमें ओरिजिन के अबाउट रोटेट नहीं करना, हमें किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट रोटेट करना है, राइट। तो इन दैट केस हम लेके जाएंगे वेक्टर। इसमें से कुछ नोट करना है, देख लो, हटाऊं ये? अच्छा, मान लो ये Z1 है, ये Z2 है। मान लो वो ये बोल रहा है कि ऐसा स्क्वायर है और इस स्क्वायर की दो वर्टिसेस दे रखे हैं, वो बोल रहा है बाकी दोनों निकालो। तो तुम्हें क्या करना है? इस लेंथ सेगमेंट को ऐसे रोटेट करना है 90 डिग्री इस वर्टेक्स के राउंड, हाँ या ना? अब ओरिजिन के अबाउट रोटेशन नहीं हो रही, अब Z1 के अबाउट रोटेशन होगी। अच्छा, इसी को तुम अगर -90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये आ जाएगा, अब इसके अबाउट रोटेट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? रोटेशन अब हमारे हाथ में है। तो मैं क्या करूंगा? वेक्टर लेके जाऊंगा। मान लो मैंने बोला ये Z है, तो ये वाला वेक्टर क्या जाएगा? Z2 माइनस Z1। ये वाला वेक्टर क्या जाएगा? Z माइनस Z1। इसको आइटा से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 90 डिग्री है, इसको आइटा से मल्टीप्लाई करोगे ये वेक्टर आ जाना चाहिए। तो Z2 माइनस Z1 इंटू आइटा करूंगा तो क्या बन जाना चाहिए? Z माइनस Z1। तो Z की वैल्यू क्या आई? Z1 को इधर ले आओ, तो Z2 माइनस Z1 इंटू आइटा प्लस Z1 आ गया। ये समझे? और मेरे को अगर ये वाला वर्टेक्स निकालना है तो क्या करूंगा? इन दोनों वेक्टर का सम इज डायगोनल का सम, वहां से आ जाएगा वेक्टर एडिशन, बहुत इजीली। ये समझ में आया? पक्का? रोटेशन समझ में आ रहा है? श्योर? मान लो वो यहीं पे बोलता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा, ये Z1 ये Z2, और वो बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, तो ये Z निकालो। अब क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 डिग्री, सिर्फ π/3। तो ये क्या आ गया? Z2 माइनस Z1 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ π/3।
ये देगा मेरे को ये वाला वेक्टर, दैट इज z माइनस z1। तो यहां से z आ जाएगा, ये बात खत्म। रोटेशन समझ में आ रही है? पक्का? इसका एक छोटा सा पॉइंट है, यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रोटेशन का एक छोटा सा पॉइंट है, वो कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो।